आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। कैसे एसिडिक और बेसिक ऑर्डर हम पता करते हैं। अब देखो, इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बेसिक रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी अगर एसिड और बेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एक ऑर्डर याद रखो, H ग्रेटर देन R ग्रेटर देन H ग्रेटर देन I। H का मतलब है हेट्रो एटम, ठीक है। अब हेट्रो एटम का मतलब क्या है? अलग अलग एटम। आप किसको कंपेयर कर रहे हो? ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हो ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हो नाइट्रोजन से? तो अगर आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से कंपेयर कर रहे हो तो ये रूल वैलिड होगा, और अगर आप ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहे हो तो फिर ये रूल आएगा। सेम एटम को कंपेयर करने में ये 3 रूल काम आता है, और डिफरेंट एटम्स को कंपेयर करने में ये रूल काम आता है, और ये रूल हमेशा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन रूल से। क्लियर है? तो सबसे पहले हेटेरो एटम्स का रूल, देन रेजोनेंस का रूल, देन हाइपर कंजुगेशन का रूल, देन इंडक्टिव इफेक्ट का रूल। तो H R H I ये ऑर्डर याद रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक। ठीक है, आपको 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 1 और 2। आपसे पूछा गया कौन एसिडिक। अब देखो, हाइड्रोजन 1 जो है वो किसके साथ अटैच्ड है? नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड, और जो सेकेंड है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम? हेटेरो एटम का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर एसिडिक ऑर्डर पता करना है तो हम क्या करते हैं? उसके कंजुगेट बेस को ढूंढते हैं। कंजुगेट बेस सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ से एक बार ये बन सकता है अगर ये H लॉस हुआ तो, और यहाँ से अगर हाइड्रोजन लॉस हुआ तो, यहाँ से मतलब इस नाइट्रोजन से अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब क्वेश्चन है कौन ज्यादा स्टेबल है? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो हेटेरो एटम्स के केस में 2 रूल आएगा कि एलिमेंट्स जो है वो सेम पीरियड्स के हैं या सेम ग्रुप के हैं। अगर सेम पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल अप्लाई करो, और अगर सेम ग्रुप का है तो साइज का रूल अप्लाई करो। ठीक है, सेम पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम ग्रुप, साइज। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? O माइनस ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक। अब देखो, दोनों हाइड्रोजन जो है वो अब नाइट्रोजन से अटैच्ड, मतलब अब आप हेटेरो एटम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर एटम सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे, और अगर एटम्स डिफरेंट है तो फिर हेटेरो एटम्स का रूल अप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? तो इस नेगेटिव वाले के पास रेजोनेंस इफेक्ट है, इस वाले नाइट्रोजन के पास रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये वाला कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब अगेन 2 इज मोर एसिडिक। और समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चंस में 2 कॉन्सेप्ट आए, पहले वाले में हेटेरो एटम, दूसरे वाले में रेजोनेंस, बिकॉज हेटेरो एटम रूल काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन आपको फिर से दिया गया, विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ है? आप खुद सोचो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन किसके साथ है? कार्बन के साथ है। जो कुछ नहीं दिखता वो कार्बन ही है। तो ये बताओ, C माइनस और O माइनस दोनों कहाँ के एलिमेंट्स हैं? पीरियड के, ग्रुप का? पीरियड का। तो O माइनस जो होगा वो C माइनस से मोर स्टेबल है। अब समझ में आ रहा है? O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस। इसका मतलब ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मीन्स अगेन 2 इज
इज मोर एसिडिक। अरे ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर बार 2 ही हो रहा है तो हर बार 2 ही होगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस आ रहा है अपना आंसर, तो इस बार भी आंसर क्या होगा 2। तो 3 क्वेश्चंस में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा। फर्स्ट रूल हेट्रो एटम, सेकेंड रेजोनेंस आया, तीसरे वाले में हेट्रो एटम आया, ठीक है, हेट्रो एटम आया। C माइनस O माइनस, मैंने यहाँ पे रेजोनेंस का बात भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, लेकिन ये O माइनस है और C माइनस है, तो मुझे देखना ही नहीं है, हेट्रो एटम्स को रूल अप्लाई किया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आइडेंटिफाई विच प्रोटॉन इज मोर एसिडिक। फिर से लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, किसके साथ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कौन सा रूल काम नहीं करेगा, बोलो कौन सा रूल काम नहीं करेगा, तो हेट्रो एटम्स का रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब कौन सा रूल काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस होगा, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब रेजोनेंस से बात नहीं बनने वाला है, दोनों में सेम ही रेजोनेंस होने वाला है। तो अब देखते हैं ये कौन सा ग्रुप है, और यहाँ पे कौन है, CH3 है, तो ये तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, और ये CCl3 है, मतलब क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट है। अब क्वेश्चन है इस नेगेटिव का स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा, प्लस आई और माइनस आई। तो एक सिंपल सा रूल याद रखो, जितने भी माइनस वाले इफेक्ट हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, जितने भी प्लस वाले इफेक्ट हैं वो प्लस को स्टेबलाइज करते हैं। प्लस एम प्लस एच प्लस आई कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। प्लस प्लस को बचाएगा, माइनस माइनस को बचाएगा। लोग अपने जैसे चीजों को बचाते हैं, हर एक चीज अपने जैसे चीजों को बचाता है, इंसान को छोड़कर, ठीक है। सो अब इन दोनों में मुझे पता करना कौन स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। लो भाई, तो फिर से आंसर 2 ही आ गया, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है तो लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि रेजोनेंस के साथ हम इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द 2 प्रोटॉन्स। फिर से वही क्वेश्चन है, पहले मैं सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज करा रहा हूँ, लास्ट में आएगा फिर कुछ कंबाइन होके आएगा। कंपेयर द 2 प्रोटॉन्स आइडेंटिफाइड बिलो। फिर से कौन है, तो ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास रेजोनेंस है क्या, हाँ तो है भाई, नेगेटिव अगर आएगा कंजुगेट बेस में तो आएगा रेजोनेंस, यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो ये भी रेजोनेंस में आएगा, मतलब रेजोनेंस, सॉरी इसमें रेजोनेंस नहीं आएगा, गलत बोल दिया मैंने, इसमें मैंने गलत बोल दिया, ये रेजोनेंस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये माइनस आई है, मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस आई इसका ज्यादा लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो आपके पास 2 है, एक केस जहाँ पे रेजोनेंस अप्लीकेबल है, दूसरा केस जहाँ पे रेजोनेंस अप्लीकेबल नहीं है, एक ऐसा केस जहाँ पे माइनस आई ज्यादा है और दूसरी जगह माइनस आई कम है। तो अब हम प्रायोरिटी यूज करेंगे, कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो रेजोनेंस होता है। मतलब अगर रेजोनेंस वाला दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब दोनों ही नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 1 वाला है वो आपका ज्यादा स्टेबल है, तो बोलेंगे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक का आंसर ए आया। चलो फाइनली एक आया 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिकेटेड हाइड्रोजन एटम। भाई फिर से ढूंढो कहाँ कहाँ पे अटैच्ड है, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ठीक है। अब चलो स्टेबिलिटी करते हैं, S माइनस O माइनस C माइनस। अब देखो ये दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन कार्बन सेम पीरियड का है और ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन में कौन स्टेबल, O माइनस ज्यादा स्टेबल। अब ऑक्सीजन और सल्फर में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, गलती से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मत करना भाई। अब क्या अप्लाई करेंगे, साइज का रूल। किसका साइज ज्यादा बड़ा है, सल्फर का, तो S माइनस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, 3 सबसे ज्यादा हो गया, 3 सबसे ज्यादा हो गया,
उसके बाद कौन होगा, 1 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 2 होगा। सो 3 1 2 डूडो कहाँ पे है, नहीं है, ये रहा। आंसर क्या हो गया, डी। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिए गए, अब चलो एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, मतलब सबसे पहले कंजुगेट बेस लिखो। यहाँ पे Br माइनस हो गया, यहाँ पे HS माइनस हो गया, यहाँ पे NH2 माइनस हो गया, और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो गया। अब ये मत बोलना इसको क्यों नहीं हटाया, हटा लो भाई, मैं एक ही हटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन है नाइट्रोजन कार्बन सेम पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर 9 के पीरियड का एलिमेंट है, 9 के ग्रुप का एलिमेंट है। अब बच गया ब्रोमीन। तो सबसे नीचे कौन है, ब्रोमीन है, सबसे स्टेबल। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो तो Br माइनस सबसे स्टेबल है। अब देखो सल्फर माइनस जो है वो O माइनस से भी ज्यादा स्टेबल होता है, और O माइनस इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट में कौन आएगा, HS माइनस आएगा। अब क्वेश्चन है इन दोनों में कौन ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। मैं सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता रहा हूँ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा कब, जब ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वैसे ही अगर कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और नाइट्रोजन कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का ज्यादा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट में कौन आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और उसके बाद कौन आएगा, NH2 माइनस, ठीक है। तो आंसर क्या आया, सबसे पहले 1 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 3 आया। तो ढूंढो 1 2 4 3 कहाँ पे है, 1 2 3 4 1 2 4। आंसर क्या हो गया, बी। अरे सबके आंसर बी क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। कि अगर कभी भी किसी नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो उसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं कैसे पहचानते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ, अब CHCl3 और CHF3। अब देखो CHCl3 का कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ये बनेगा, और CF3 का कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ये बनेगा। अब CCl3 में माइनस में क्या है कि जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे डोनेट किया जा सकता है वैकेंट ऑर्बिटल में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। मतलब डी लोकलाइज्ड हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा और यहाँ पे केवल माइनस आई लगेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा है। मतलब पहला वाला तो करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब देखो फिर से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब कहीं और से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ज्यादा बेटर हम दिख रहा है इसलिए। यहाँ पे अगर आप माइनस आई भी सोचोगे तब भी इस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा माइनस आई भी लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव चार्ज निकाला तो ये नेगेटिव चार्ज इस सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ दिखला रखा है, ये यहाँ पे डोनेट कर सकता है। बट ऑक्सीजन के पास ऐसा कुछ वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, सही है, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोफिनॉल्स पे। अब देखो यहाँ पे NO2 है जो क्या इफेक्ट लगाएगा, -M लगाएगा और -I लगाएगा, और ये वाला NO2 भी सेम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो अगर केवल हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंसीडर करें तो -M तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, जितना पैरा पे लगता है उतना ही ऑर्थो पे लगता है। ये ऑर्थो है और ये कौन है, पैरा है, तो ऑर्थो पैरा पे तो सेम ही लगता है। बच गया -I इफेक्ट, तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट में जो ज्यादा क्लोज होगा उस पर ज्यादा लगेगा -I। तो ऑर्थो वाले पे -I ज्यादा लगना चाहिए इस वाले पे, और यहाँ पे कम लगना चाहिए। तो केवल अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप कंसीडर करते हो तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल पॉइंट क्या याद रखना है कि इन दो ग्रुप्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, तो वो यहीं पे फंस के रह गया। ठीक है, एसिड का मतलब क्या है, जो H+ रिलीज करे। अगर कहीं पे H+ फंस गया तो फिर तो उसका एसिडिटी कम हो जाएगा ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में फंस चुका है, तो यहाँ से वो रिलीज नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाला आसानी से रिलीज हो जाएगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है इंट्रामोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर में इन्वॉल्व है। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, ये वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कब होगा, जब किसी भी निगेटिव चार्ज के एटम के नेक्स्ट एटम जो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। तो पहले जरा पीके का देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो, अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। ठीक है, तो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके पूछा है, तो पहले एसिडिक ऑर्डर पता करते हैं, फिर निकल जाएगा पीके उसका उल्टा। अब देखो फिर से वही है, हाइड्रोजन आपको दिखला रखा है तो पता करो, ये निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो ये जो निगेटिव दोनों बनेगा ये दोनों तो एरोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो सबसे कम एसिडिक होगा, मतलब इसका पीके सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब बात है दोनों एरोमेटिक, अब इनमें कौन ज्यादा, तो चार्ज देख लो, फिर से हेटेरो एटम का रूल आया, एन नेगेटिव सी नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल, याद करो, एन नेगेटिव सी नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल, एन नेगेटिव, बिकॉज पीरियड्स का एलिमेंट है, और पीरियड्स के एलिमेंट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर कोई एसिडिक पूछता है, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक ऑर्डर में क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। तो अगर कोई बोलेगा पीके क्या होगा, तो इसका उल्टा लिख दो, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। देखो कहां पे है, टू ग्रेटर देन, ले भाई है ही नहीं कहीं पे, चलो इसी को मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 1 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर को सही कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताओ किसको आप एसिडिक मान रहे हो, चलो किसको माना है आपने, अच्छा ना करो एसिडिक ग्रुप, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सब एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, अब चलो इफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे ये ग्रुप है, क्या लगाएगा, -I। यहाँ पे ये ग्रुप है, क्या लगाएगा, -I, और ये वाला ग्रुप भी क्या लगाएगा, -I। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे मतलब ना, ये एसिडिक है, क्यों एसिडिक होगा भाई, उसके बाद हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो अब -I का अगर ऑर्डर देखा जाए, -I का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा -I कौन होता है, ये होगा, NCH3 प्लस, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद OCH3। हेलोजन जो होता है वो OH, NH2, OCH3, OR इन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये -I इफेक्ट है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3। तो एसिडिक का ऑर्डर लिख लो, सबसे ज्यादा 3, उसके बाद कौन होगा 2, और उसके बाद कौन होगा 1। तो पीके का ऑर्डर लिखना है भाई, क्या होगा पीके का ऑर्डर, इसका जस्ट उल्टा, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। है कोई ऐसा ऑप्शन, देखो अरे भाई ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है,
पहला वाला ऑप्शन कौन कहाँ गया इसका, मैंने सही चूज किया, चेक कर लेते फिर से। सबसे ज़्यादा माइनस ए है, फिर बी है, 3 2 1, 3 2 1, ये एसिडिक है तो पी के उल्टा हो जाएगा, 1 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 1, फिर चेंज करो भाई इसको, पी के सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1, यहाँ पे 2 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो, ये आंसर होगा। सेट, लिखने में गलती हो गया, ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर ए होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है, CH3, CD3 और CT3। ठीक है, अब ये तीनों ही प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप है, तो क्वेश्चन इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इस हाइड्रोजन का और इन हाइड्रोजन का रेजोनेंस अगर आप देखोगे नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो वो रेजोनेंस तो बराबर ही है, तो आपको क्या देखना है, प्लस आई इफेक्ट देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है प्लस आई इफेक्ट डिपेंड करेगा इन आइसोटोप्स पे, तो इन केस ऑफ अगर मैं केवल यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डी से ज्यादा होता है, डी का ज्यादा टी से ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है प्लस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन दिखलाएगा, CT3 दिखलाएगा, देन CD3 दिखलाएगा और देन CH3 दिखलाएगा। तो जो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा उसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, 1, फिर 2, फिर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप कौन है, आइडेंटिफाई करो, वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल। अब कुछ एक सर्टेन फैक्ट है कि जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 सबसे पीछे होगा और 1 और 4 उनसे आगे होगा। अब क्वेश्चन है NO2 यहाँ पे, पहले मैं 1 और 4 का ऑर्डर क्लियर करता हूँ, फिर 2 और 3 को फिर कंबाइन कर लेंगे। अब अगर कोई बोलेगा यहाँ पे 1 और 4, तो 4 में क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट, और 1 में क्या लग रहा है, प्लस एच। ठीक है, तो 1 और 4 में अगर कोई बोलेगा तो कौन ज्यादा एसिडिक है, 4 है। वैसे ही अगर कोई बोलेगा 2 और 3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो 3 वाले में रेजोनेंस मिलेगा किसको, कंजुगेट बेस को, और यहाँ पे जो कंजुगेट बेस होगा उसको रेजोनेंस नहीं मिलेगा, मतलब 3 वाला जो है वो 2 से ज्यादा है, तो इसी ऑर्डर को कंबाइन कर देना है। सबसे ज्यादा कौन, 4, उसके बाद कौन, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, मतलब यहाँ से 4 सबसे ज्यादा, 4 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कहाँ देखा, 1, 4 1 3 2, ये रहा आंसर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, अर्थो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा, माइनस आई, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम। कौन इंक्रीज करेगा, एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, तो 1 सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में कौन, तो माइनस वाला जितने भी इफेक्ट है वो एसिडिक नेचर बढ़ाता है, तो बी वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 के बाद फिर 3 होगा, तो 1 2 3 आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, जूम का प्रॉब्लम हो रहा है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपसे पूछा गया एक गैस ए है, दूसरा गैस बी है, ए और बी का मोलर मास निकालना है, फिर उसमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे NH2 माइनस है और यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 गैस, मतलब मोलर मास कितना हो गया 17। यहाँ पे ये H माइनस है और यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, मोलर मास हो गया 2। तो A प्लस बी दैट इज 17 प्लस 2 माइनस 5, 19 माइनस 5 कितना हो गया, कितना हो भाई 17, 19 माइनस 5, 14 आंसर होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। मैं 14 बना रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं है, बाकी आंसर यही था। ये आपका ए हो गया, ए का मास, ये आपका बी का मास, 17 प्लस 2 19, 19 माइनस 5 कितना होना चाहिए, आंसर 14 होना चाहिए। ठीक है, नहीं है क्वेश्चन में, नियरेस्ट जो था मैंने उसी को 14 बनाया, लेकिन इसका आंसर 14 ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वही कंपाउंड देता है जो बाइकार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो, ठीक है, और इस टेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का पॉइंट क्या है कि ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है या कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरेबल एसिड देता है या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड देता है। सो कौन ये टेस्ट नहीं देता है, तो फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, एलिफेटिक अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है, ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और सल्फोनिक एसिड देता है। अब फिनॉल का कौन सा केस है जो ये टेस्ट देता है, तो फिनॉल के केस में अगर आपके पास रिंग में NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो फिर ये देता है, उसके नीचे के किसी भी कंपाउंड के साथ नहीं देता। कॉमन एग्जांपल है पिक्रिक एसिड, जिसमें दोनों ही ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होता है फिनॉल में, तो वो कंपाउंड देता है। तो जहां तक मैंने डाटा ऑब्जर्व किया है कि अगर बेंजीन रिंग में, मतलब फिनॉल की बेंजीन रिंग में अगर 2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है मिनिमम ऑर्थो पे और पैरा पे, उस केस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। तो अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सोचना नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देता है, ठीक है, फिनॉल नहीं देता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये कंपाउंड भी देगा, तो ये याद रखना स्क्वेरिक एसिड नाम है इसका, स्क्वेरिक एसिड देता है। तो कौन सा कंपाउंड देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। कौन नहीं देता है, तो फिनॉल नहीं देता है। फिनॉल रिंग में अगर 2 NO2 लगाओगे तो फिर ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन था एसिड्स का। अब देखो बेसिक वाले में मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला है, मुझे बहुत क्वेश्चन बनाना पड़ता है। क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन पेयर आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। हर क्वेश्चन में एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे जोड़ देना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी NH2 है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये sp3 है और ये sp2 है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका बेसिक नेचर कम होगा, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कौन ज्यादा बेसिक है, तो ये कंपाउंड बेसिक है। नेक्स्ट है CH3NH2 और ये, अब एक ही चीज का डिफरेंस, 2 CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड में ये CH3 भी क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, और ये भी क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। तो कौन ज्यादा प्लस आई लगाएगा, ये लगाएगा, तो ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक है। इस केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे सिलिकॉन है। कार्बन से सिलिकॉन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है,
कार्बन से सिलिकॉन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब बोल सकते हो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला सिलिकॉन वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है, तो कार्बन सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें Cl3CH2NH2 और CCl3CH2CH2NH2 दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का। ये Cl3 NH2 से एक CH2 से डिफरेंशिएटेड है और यहाँ पे दो CH2 से डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें माइनस आई कम लगेगा, इसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा, और माइनस आई जो होता है वो बेसिक नेचर को क्या करता है, बोलो, माइनस आई जो होता है वो बेसिक नेचर को घटा देता है, तो इसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, मतलब ये ज्यादा बेसिक है। इस केस में बहुत सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो विदाउट रेजोनेंस वाला ज्यादा बेसिक होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में जाएगा, तो डिफरेंस क्या, तो डिफरेंस ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्रॉस कंजुगेशन में है। क्रॉस कंजुगेशन का मतलब समझते हैं कि अगर कोई डबल बॉन्ड दो तरफ से रेजोनेंस में जा रहा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बेंजीन का एक डबल बॉन्ड निकला देता हूँ, ये डबल बॉन्ड इधर से भी जा सकता है, ये लोन पेयर से भी जा रहा है, यहाँ पे केवल ये डबल बॉन्ड है तो केवल लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस करेगा, तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लेस डीलोकलाइज्ड है, और लेस डीलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लेस डीलोकलाइज्ड है तो ये वाला कंपाउंड मोर बेसिक होगा, तो यहाँ पे ये आप आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो लोन पेयर है, सबने आपने एक बार नोट्स आप देख लेना कि डबल साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्डेड एटम्स के पास अगर लोन पेयर होता है तो वो डीलोकलाइज नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, बट यहाँ पे ये NH2 और ये NH2 क्या लगाएगा, प्लस M लगाएगा, और ये भी क्या लगाएगा, प्लस M, और ये क्या लगाएगा, प्लस H लगाएगा, प्लस H लगाएगा, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। रेजोनेंस में मैंने सबसे पहले ही क्वेश्चन के पहले बताया था, रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग है, और अगर ज्यादा डोमिनेटिंग है तो फिर उसके इसमें उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तो ये वाला कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है वो ज्यादा बेसिक है। अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू हो रहा है, तो हमने 8 तक डिस्कस किया था, अब 9 देखते हैं कि 9 में क्या है, फिर से बेसिक ऑर्डर, ही सारे क्वेश्चन बेसिक्स का ही है, बेसिक ऑर्डर का। तो आपके पास देखो ये नाइट्रोजन भी 3 डिग्री है और ये नाइट्रोजन भी 3 डिग्री, मतलब टर्सरी अमाइंस है, बट डिफरेंस क्या है, ये नाइट्रोजन जो है वो ब्रीज हेड बना हुआ है। अब रूल क्या है वो सुनो कि अगर कोई नाइट्रोजन ब्रीज हेड पे है तो उसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होता, तो जो भी नाइट्रोजन ब्रीज हेड पे होगा वो ज्यादा बेसिक होता है इन कंपेयर टू ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इन दोनों में कोई बोलेगा कौन ज्यादा बेसिक है, तो ये ज्यादा बेसिक है, क्यों ज्यादा बेसिक है, तो ब्रीज हेड कार्बन के कारण यहाँ पे, सॉरी यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे इन्वर्जन होगा और यहाँ पे डो नॉट इन्वर्ट,
सेम लॉजिक आप क्वेश्चन नंबर 10 में लगा सकते हो। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है। रीजन क्या है? ब्रिज हेड नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है नॉन ब्रिज हेड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें और इसमें पूछा है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम, और ये क्या लगाएगा? माइनस एम। प्लस एम इंक्रीज करता है, माइनस एम डिक्रीज करता है, तो ये वाला ज्यादा बेसिक हो गया। अब NH2Cl और ये देखो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट चलेगा? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और यहाँ पे क्या चलेगा? माइनस है। ठीक है, तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन क्या बोलता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन देयर मेटा एंड पैरा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप दैट इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हमेशा लेस बेसिक होगा अपने ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स से। तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, देखने का जरूरत ही नहीं है, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, बट इस केस में क्या होगा? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसके कारण से ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। इस केस में अगर देखा जाए, यहां पे बोला जाए कौन ज्यादा बेसिक? बोलो कौन ज्यादा बेसिक? तो यहाँ पे मुझे और लगाना था, यहाँ पे CH3 ऐड करना था, ये क्वेश्चन था, मैंने CH3 छोड़ दिया था। तो फिर से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट? SIP इफेक्ट, और यहाँ पे क्या? प्लस आई इफेक्ट। SIP डिक्रीज करता है, प्लस आई इंक्रीज करता है, ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अमंग नाइट्रोजन एटम्स। अब देखो, पहले देखो कौन कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 1 नंबर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, सॉरी लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो हमने एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जो डबल बॉन्डेड या जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका बेसिक नेचर कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? 2 और 3 1 से। अब 2 और 3 में कौन ज्यादा? तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, 2 3 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो ये पेपर मैंने इस तरह से बनाया था कि आप 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट को देखो। ठीक है, अगर आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसी को मिला जुला के बनता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपने आप को बेस्ट रखिए और कोशिश कीजिए जितना आप एफर्ट डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।